तो हेलो, नमस्कार, आदाब। अभी ये सब अपना हम मिटा के और स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा मज़ेदार सा चैप्टर का सब्जेक्ट मैप। क्या ज्योग्राफी में एक चैप्टर होता है मैप। मैप के बेसिक को समझना बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड होता है। जब शुरू में हम मैप को समझते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है। तो उस फीलिंग को बदलने के लिए, उस फीलिंग को समझने के लिए और पूरे मैप को एक डायरेक्शन देने के लिए एक छोटी सी बेसिक वीडियो है, सबको देखना चाहिए। तो आइए प्यारे से इस सब्जेक्ट को शुरुआत करते हैं। मैप या नक्शा क्या होता है? तो पृथ्वी या पृथ्वी के किसी छोटे से भूभाग को हम अपनी कॉपी पर, हम अपने किसी भी समतल पृष्ठ पर बना दें, ड्रॉ कर दें, और उस ड्रॉ किए गए चित्र पर जो हम ड्रॉ किए हैं और उससे हम उस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि हाँ ये यहाँ पे ये है अपने अनुसार में, है ना, ताकि हमको समझ में आ जाए और सबको समझ में आ जाए कि ये नक्शा यहाँ का है, ये यहाँ का है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? नक्शा कहते हैं या मैप कहते हैं। तो मैप क्या होता है? किसी भी पृथ्वी के किसी भी भूभाग को या पृथ्वी को किसी समतल पर बनाना क्या कहलाता है? मैप कहलाता है। अब मैप के भी कई टाइप्स होते हैं। आपको यहाँ स्क्रीन पर एक बुक दिख रही होगी। ये बुक एटलस की है। इस बुक का नाम एटलस ही होता है। तो देखिए, 6वीं शताब्दी में एक आदमी था मार्केरी नाम का। तो उसने क्या किया कि उसने बहुत सारे नक्शाओं को एक बुक में बना दिया। बहुत सारे मैप्स को एक बुक में बना दिया। और उस पे ये जो आपको दिख रहा है, तो उसके बाहरी वाले पन्ने पे इसने क्या कर दिया, ग्रीक के एक देवता होते हैं, वो क्या किए रहते हैं, साइकिल वगैरह में बने रहते हैं, वो क्या किए रहते हैं कि अपने पीछे में पृथ्वी का, उनका मानना है कि जो एटलस होते हैं हमारे देवता, वो पृथ्वी का भार संभाले हुए हैं। तो वो क्या किए रहते हैं कि वो अपने यहाँ पे ऐसे सिर पर, पीछे पीठ पर ये पृथ्वी का भार रखे हुए होते हैं। वो साइकिल वगैरह में बने होते हैं, पीछे वो जो होता है, यहाँ स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। तो वो एटलस क्या करते हैं, तो उन्हीं के नाम पे वो जो ग्रीक लैंग्वेज के देवता थे, हालांकि वो राक्षस थे, वो राक्षस, तो उस राक्षस के नाम पे क्या बन गई, ये एटलस की पूरी बुक ही बन गई। तो हम जब किसी भी बहुत सारे मैप या मैप की किताबों को पढ़ते हैं तो उसको एटलस ही बोला जाता है, ठीक। तो ये जो मैप आपको दिख रहा है, ये मैप क्या है? इसमें क्या होता है कि इसमें पॉलिटिक्स की चीज़ें होती हैं। जैसे पॉलिटिक्स में मध्य प्रदेश का विभाजन कहाँ से कहाँ तक है, इसके बाद महाराष्ट्र का कहाँ से कहाँ तक है, केरला कहाँ से है, जम्मू कश्मीर कहाँ से है। तो ऐसा मैप जिसमें हमें पॉलिटिक्स की बातों को जानने या पॉलिटिकल चीज़ों को जानने के लिए, रूस कहाँ से है, चीन कहाँ से है, इंडिया कहाँ पे है, इन चीज़ों को जानने के लिए, विभाजन से संबंधित चीज़ें या पॉलिटिक्स के हिसाब से या पॉलिटिकल विभाजन के हिसाब से देखे जाते हैं। तो उस टाइप के नक्शे को क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप। पहला हमने टॉपिक क्या देखा? ये जो आपको मैप दिख रहा है वो क्या है? पॉलिटिकल मैप। जो आपने पहला टाइप पढ़ा वो क्या है? पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? तो पॉलिटिकल मैप वो मैप होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स की चीज़ें देखते हैं कि इंडिया का विभाजन यहाँ से है, ये चीन है, यहाँ पे रूस है, यहाँ पे जापान है। तो ऐसे मैप को पॉलिटिकल मैप कहते हैं। दूसरे टाइप का मैप ऐसा होता है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसमें पहाड़ को उसमें दर्शाया रहेगा, या किसी मैदानी भाग को दर्शाया रहेगा, घास को दर्शाया रहेगा, जल को दर्शाया रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किसने दर्शाया है। अब कहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है, कहाँ पे ऊंचाई कम है, इसके लिए ये जो ब्राउन कलर है इसको ज़्यादा गहरा कर देगा। तो इसका मतलब है कि पहाड़ की ऊंचाई ज़्यादा है। यहाँ पे जब हेलीकॉप्टर वगैरह चलाना है, थोड़ा सा ऊपर से चलाना है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। और जो ये हरा दिया हुआ है, ये मैदानी भाग को दर्शा रहा है। ये जो ब्लू दिख रहा है, ये आपको जल को दर्शा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के मैप को, जिसमें प्राकृतिक चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को दिखाई जाती है, नेचुरलिटी को दिखाई जाती है, उसको बोलते हैं फिजिकल मैप। उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप। उसको बोलते हैं फिजिकल मैप, ठीक है। तो समझ गया फिजिकल मैप क्या होता है। और तीसरे टाइप का जो मैप होता है वो थेमेटिकल मैप होता है। थेमेटिकल मैप क्या होता है? तो जब किसी भी चीज़, एक ही चीज़ को मैप में दर्शाने के लिए, जैसे पूरे इंडिया में अगर किसी चीज़, खदानों का वर्णन किया हुआ है, पूरे इंडिया के मैप में केवल खदानों का वर्णन किया हुआ है कि खदान यहाँ पे है, ये पन्ना में सोना है, ये है, वो है। तो इस टाइप के, जिसमें किसी एक ही चीज़ को केंद्रित करके पूरे मैप में दर्शाया हुआ होता है, जैसे रेल लाइन को दर्शा दिया, खदानों को दर्शा दिया, है ना। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? थेमेटिकल मैप बोलते हैं, जिसमें किसी एक ही चीज़ को दिखाया रहता है। थेमेटिकल मैप, जिसमें किसी एक ही चीज़ को दर्शाया रहता है, उसको बोलते हैं थेमेटिकल मैप, ठीक है। और चौथा टाइप का होता है मैप। चौथा टाइप का मैप ऐसा मैप होता है जिसमें हमें कोई भी चीज़ें दी नहीं होती हैं।
है ना, उसमें हमें अपने अनुसार, जब हम ये पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थेमेटिकल मैप ये सब पढ़ लेते हैं तो इसके बाद में उस मैप को हमको पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हमें अपने अनुसार बनाना होता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो इस टाइप के मैप को क्या बोल देते हैं, इसको हम अपने तरीके से बोल सकते हैं, अपने अनुसार करने वाला मैप, अपने अनुसार करने वाला मैप, करने वाला। तो ये जो विषुवत रेखा है या इक्वेटर है, इसको अगर हम डिग्री में देखेंगे तो ये 0 डिग्री इसको माना जाता है। क्या माना जाता है? 0 डिग्री माना जाता है। एंगल में अगर हम मेजर करेंगे तो ये 0 डिग्री पे होती है विषुवत रेखा, ठीक है। जो हमारा गोला है वो क्या है, 23 डिग्री पर क्या हो, उसका झुकाव है। हमारी पृथ्वी अगर 90 डिग्री पे होती तो वो एकदम सीधी होती। अब 90 डिग्री से वो 23 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। हालांकि आज से 3.5 अरब साल पहले ये जो पृथ्वी थी वो 18 डिग्री पर झुकी हुई थी, लेकिन अब ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ये 90 डिग्री से 23.5 डिग्री पर इसका क्या हुआ है, झुकाव हुआ है। तो अगर देखिए, आप सोच के देखिए कि 90 डिग्री में 23.5 डिग्री का झुकाव इधर है, तो इसके बाकी के हिस्से में कितना होगा, 66.5 डिग्री का झुकाव हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट में नहीं, उसको हाफ प्लस हाफ में बोल देते हैं। चलिए, तो ठीक है। अब हालांकि अब मेज़र किया जाएगा उसको, तो वो 24 डिग्री पे आ ही जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे उसका मेज़रमेंट नहीं हुआ है तो उसको 23.5 डिग्री ही मानेंगे। तो हम एक यहाँ पे ये जो होता है ये नॉर्थ होता है, इसको हम नॉर्थ मान के चलते हैं। इसको कौन सी, इसको मान के चलते हैं साउथ डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थ में 23.5 डिग्री पर एक हम क्या बनाएंगे, 23.5 डिग्री पर एक हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर नॉर्थ में, और 23.5 डिग्री पर नीचे यानी कि साउथ की तरफ में एक लाइन हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। 23.5 डिग्री पर हम इसको भी ड्रॉ कर लिए। हमने कहाँ पे बना ली, साउथ में बना लिया, ठीक है। अब देखिए, आप सोच के देखिए कि 90 डिग्री पर हमारी पृथ्वी होती तो सीधी होती। ये कितने डिग्री, 23.5 डिग्री पर यहाँ से झुकी हुई है, तो ये बाकी कहीं कितना बचा, 66.5 डिग्री बचा, क्योंकि ये 23.5 डिग्री था, ठीक है ना। इन दोनों को मिला के 90 डिग्री हुआ, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी है इसमें हम एक ऊपर लाइन बनाएंगे 66.5 डिग्री पर, यहाँ पे नॉर्थ में, और यहाँ पे 66.5 डिग्री पर नीचे भी बना लेंगे, 66.5 डिग्री पर साउथ में, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। तो ये जो लाइन है जो 66.5 डिग्री पर बनी होती है, इसको बोलते हैं आर्कटिक। नाम दिया गया है इसको, क्या नाम दे दिया गया है, आर्कटिक। और इसके जो नीचे वाला 66.5 डिग्री पर है, इसको नाम दे दिया गया है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, ठीक है। इसके जो 23.5 डिग्री वाला है, 23.5 डिग्री पर जो एंगल पर एक लाइन बनी हुई, देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन हमने कर्व्ड क्यों की हुई है। तो कर्व हमने इसको इसलिए किया है, अगर आप फुटबॉल लेंगे और फुटबॉल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हालांकि होती तो सीधी है, लेकिन उस दूर से देखने में वो हमें हल्की सी स्फेयर टाइप की दिखती है। तो ऐसा इसीलिए हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन को बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा हिंदी में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, समझ में आ गया। आप खुद सोच के देखिए, बीच वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे, जिसे हिंदी में बोला जाता है विषुवत रेखा। इसके हम 23.5 डिग्री पर एक ऊपर बनाएंगे एंगल, कहाँ, नॉर्थ साइड में 23.5 डिग्री वाले एंगल की रेखा को बोलेंगे कर्क रेखा, और 66.5 डिग्री के एंगल वाली लाइन को बोलेंगे आर्कटिक रेखा, आर्कटिक बोलेंगे, ठीक है। और इसके साउथ एरिया में देखेंगे तो 23.5 डिग्री वाले एंगल वाली रेखा को हम मकर रेखा बोलेंगे। इसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये इसको कर्क रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो हमारी 66.5 डिग्री वाले एंगल की जो रेखा है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। समझ में आ गया। तो आइए अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ। अब आइए, अभी इस रेखा यानी इक्वेटर के पास वाली, इक्वेटर के पास में यहाँ पे जो सूर्य होता है वो ऊपर कर्क रेखा या नीचे मकर रेखा, नॉर्थ में कर्क रेखा और साउथ में मकर रेखा, ठीक है।
मकर रेखा के बीच में ही रहेगा, इनके बीच में ही रहेगा, ये इसकी सीमा है। क्या है? सीमा है। इसके बाहर सूर्य नहीं जाता है। ऊपर नॉर्थ साइड में सूर्य यहाँ पे रहेगा, या कि साउथ में यहाँ पे रहेगा सूर्य, ठीक है। तो इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे गर्मी हमेशा क्या होती है? बरकरार होती है। यहाँ पे विषुवत रेखा के आसपास में गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है। कैसी होती है? गर्मी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है? इंडिया है। क्या है? इंडिया है। ऊपर विषुवत रेखा के ऊपर में ही हमारा इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे गर्मी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो गर्म वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे? इसको हम कह सकते हैं गर्म क्षेत्र। कोई पाप तो है नहीं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सूर्य यहाँ पे ही गमन करता है, तो चक्कर लगाता है, तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको हम कह सकते हैं क्या? गर्म क्षेत्र। पर हम फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट कि हम यहाँ पे हिंदी पढ़ने तो आए नहीं हैं, तो हम गर्म को इंग्लिश में ज्योग्राफी की भाषा में उष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण बोलते हैं। और क्षेत्र को बोलते हैं कटिबंध। क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कटिबंध, उष्ण कटिबंध। और इसको इंग्लिश में, ये जो गर्म क्षेत्र वाला एरिया है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉरिड जोन। टॉरिड जोन, ठीक है। टॉरिड जोन, टॉरिड जोन जो आपको बोलना हो, ठीक है। तो ये जो बीच वाला एरिया जहाँ पे सूरज का आना जाना लगा रहता है, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसके बीच वाले ये वाला जो पोर्शन है, इसको भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं गर्म वाला क्षेत्र। इसको ज्योग्राफी की भाषा में उष्ण कटिबंध बोलते हैं। अब आप सोच के देखिए कि अगर सूरज यहाँ पे है तो यहाँ पर ऊष्मा जाएगी बराबर, तो यहाँ पे क्या रहेगी? गर्मी रहेगी। यहाँ का तापमान कैसा होगा? गर्म होगा। और यहाँ का तापमान, जब सूरज यहाँ होगा तो यहाँ का तापमान कैसा होगा? ठंडा होगा। होगा कि नहीं होगा? ठंडा होगा। और जब ये वाला सूरज यहाँ होगा तो यहाँ क्या होगी? ठंडी होगी। यहाँ ठंड होगा, और यहाँ पे क्या होगी? गर्मी होगी। गर्मी होगी। तो ठंड प्लस गर्म, ठंड प्लस गर्म, यानी कि गर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी की भाषा में उष्ण बोलते हैं। उष्ण बोलते हैं। ठंड को इसमें ज्योग्राफी की भाषा में शीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीत बोलते हैं। तो ये शीत प्लस उष्ण बराबर क्या हो गया? शीतोष्ण। शीतोष्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन बोलते हैं। नीचे वाले भाग को भी टेम्परेट जोन बोलते हैं। और इसके नीचे जहाँ पे, यहाँ पे इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। पोल हिंदी में इसको ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो इसका जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग, ये 66.5 डिग्री के ऊपर वाले भाग, तो क्योंकि यहाँ पे ये पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर क्या है? ये झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण यहाँ पे प्रकाश बिल्कुल नहीं जा पाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। ज़्यादा ठंडी होती है। पोल यानी ध्रुव में, नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में, यहाँ पर भी ज़्यादा ठंडी होती है। तो सबसे ठंड वाला एरिया कौन सा होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे विषुवत रेखा के आसपास में बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? गर्मी होती है। तो विषुवत रेखा के आसपास जितने भी एरिया होते हैं, जितने भी राज्य, यहाँ पे ब्राज़ील का जंगल, ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा जंगल है, यहाँ पे जंगल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो विषुवत रेखा के आसपास में के जो क्षेत्र होंगे, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा काला होंगे। कैसे होंगे? काला होंगे, ठीक है। हालांकि काला होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी बहुत काला हूँ, तो मैं दूसरों को बोल भी नहीं सकता। तो काला होना अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, ठीक है। लेकिन विषुवत रेखा की जैसे जैसे हम यहाँ पे क्या होंगे? दूर हो जाएंगे। यहाँ पे चीन, इंडिया में आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, MP, फिर वो कश्मीर में क्या है? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि विषुवत रेखा से वो थोड़ी सी दूर में होता है। उसके बाद आप जाएंगे तो चीन और तिब्बत और फिर रूस हो जाएगा। रूस के लोग बहुत ही ज़्यादा गोरे होते हैं। तो उनके गोरे इतने ज़्यादा गोरे होते हैं कि उनका खून तक दिखने लगता है छूने पर, ठीक है। एक गाल में एक दे दो जमा के तो पूरा लाल हो जाएगा उनका मुंह, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? विषुवत रेखा के से दूर जाने पर क्या होती है? ठंड बढ़ती है। विषुवत रेखा से ज़्यादा दूर जाने पर ठंड बढ़ती है, और विषुवत रेखा के पास में गर्मी बढ़ती है। अब UPSC ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि UPSC के लिए ना डीप स्टडी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। UPSC क्या क्वेश्चन पूछ दिया अभी कि इसमें ये जो इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। ये जो दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, इसमें क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। इसको बोलते हैं शीत प्रदेश, शीत क्षेत्र या शीत कटिबंध। ज्योग्राफी की भाषा में शीत कटिबंध या फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन,
ठीक है। तो ये जो फ्रिजिड जोन होती है वहाँ पे ठंड बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर भी फ्रिजिड जोन में भी पूछ दिया कि फ्रिजिड जोन में सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ होती है। तो फ्रिजिड जोन में सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ होती है, तो इसके लिए आपको दो टर्म समझने होंगे। अगर हम फ्रिजिड जोन यानी शीत प्रदेश को दो भाग में बांट दें और इसको अगर पहला भाग और इसको दूसरा भाग माने, तो ये जो पहला भाग है, इस पहले भाग को हम बोलते हैं टुंड्रा। इस पहले को क्या बोलते हैं? टुंड्रा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी टुंड्रा। और दूसरा जो वाला जो भाग है उसको बोलते हैं टैगा। क्या बोलते हैं? टैगा। तो देखिए आप, हमने क्या बताया कि विषुवत रेखा से जैसे जैसे आप क्या जाएंगे, दूर जाएंगे, विषुवत रेखा से जैसे दूर जाएंगे तो ठंड बढ़ेगी। और टैगा जो होता है, टैगा क्या होता है, वो 1 नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है, ऊपर भी नीचे भी। इसको 2 मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, जो कि ऊपर वैसे करना पड़ेगा ना इसको। तो देखिए जो ठंड होगी वो विषुवत रेखा से ज़्यादा दूर जाने पर होगी। तो यहाँ पे जो इसको क्या बोलते हैं? टैगा। ठीक है, ऊपर वाले को टुंड्रा बोलते हैं। तो टुंड्रा में सबसे ज़्यादा ठंडी होगी। कहाँ होगी? टुंड्रा में। मार के आ जाइए टुंड्रा। देखिए हम, लेकिन टुंड्रा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विषुवत रेखा से आप जैसे जैसे दूर जाएंगे तो यहाँ पे टुंड्रा में ठंड बढ़ेगी। तो वो प्रदेश कौन सा है? टुंड्रा प्रदेश है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि विषुवत रेखा में, विषुवत रेखा के आसपास के जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं या पतली होती हैं। तो इसके लिए हम कैसे समझेंगे? तो जो यहाँ होती है, यहाँ पे महासागरों की संख्या ज़्यादा होती है। हम लोग कहाँ पे हैं? इंडिया वाले लोग कहाँ पे हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ वाले में। ठीक है। तो देखिए विषुवत रेखा के आसपास में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, और गर्मी के साथ साथ में यहाँ पे पानी की भी कोई कमी नहीं होती है। महासागर वगैरह हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है। तो महासागर होने के कारण पानी की भी कोई कमी नहीं है और गर्मी की भी कोई कमी नहीं है। तो हीट के कारण जो ये पानी है वो क्या बन जाता है? वाष्प हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेपोराइजेशन की प्रक्रिया के कारण, वेपोराइजेशन की प्रक्रिया के कारण जो पानी होता है वो भाप में कन्वर्ट होकर के, हीट के कारण भाप में कन्वर्ट होकर बादल बन जाता है और वहाँ पे वर्षा हो जाती है। और दूसरा क्या, ये भी क्वेश्चन पूछा था रेलवे में, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे 2 बजे बारिश होती है, 2 PM में बारिश होती है। आप लगा दिए चेरापूंजी मासीम राम में, वहाँ तो 365 दिन बारिश होती है, लेकिन 2 PM में कहाँ होती है? यहाँ पे होती है विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में। जैसे ब्राज़ील के जंगल हो गया, तो ब्राज़ील का जंगल यहीं पे अफ्रीका में आसपास में पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे पाया जाता है। तो 2 PM में कैसे होती है? 8 बजे तक क्या होगी ठंड? सुबह के सूरज के प्रकाश में क्या होता है, ये ठंड कम होती है। और जैसे जैसे धूप बढ़ेगी, जैसे जैसे 12 बजेंगे 1 बजेंगे, तो गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ने के कारण क्या होता है कि वो बादल बनने में, वेपर बनने में पूरी प्रक्रिया हो जाती है बादल बनने की। इसके बाद बादल से जब बारिश होती है तो वो 2 बजे के आसपास हो जाती है, 2 या 3 बजे के आसपास। तो 2 PM यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, UPSC द्वारा पूछ के। अच्छा, सबसे ज़्यादा काले लोग कहाँ के होंगे? तो वो विषुवत रेखा के आसपास के होंगे। तो मैप के लिए आज के लिए बस इतना ही। अगली वाली वीडियो में हम मैप के थोड़ा सा स्टैंडर्ड को बढ़ा देंगे। इसमें हमने अभी आपको लगता होगा कि अक्षांश रेखा कौन सी है, देशांतर रेखा कौन सी है, ये तो कुछ बताया ही नहीं गया, बेसिक क्या है ये। तो इससे अगली वाली वीडियो में हम इसको समझ लेंगे। अभी इसके लिए इतना ही। और जाते जाते तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। देखो, समझो, परखो और उस पर सुधार करो। क्या कमी रह गई है उस पर सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। देखो, परखो, समझो, देखो क्या कमी रह गई है उस पर सुधार करो। धन्यवाद।